हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का यूनिट है बैंकिंग। जी हाँ, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में मनी पढ़ा। उसका नेक्स्ट यूनिट है बैंकिंग। इसे एक साथ भी बोल दिया जाता है मनी एंड बैंकिंग करके, लेकिन मैंने दोनों यूनिट्स अलग अलग के कराया। आपको मनी कंप्लीट हो चुका है, ये यूनिट है, इसमें हम बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने पिछला यूनिट कवर कर रखा होगा मनी, और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट क्लास था व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स वो भी आपने कवर कर लिया होगा। क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नेशनल इनकम से लेके वो सब चैप्टर्स आपको डराएंगे। तो ये वाले चैप्टर्स तो बहुत इजी वाले हैं, जिसमें आप बेसिक पढ़ते हो मैक्रो का, या आप मनी वाला यूनिट है या बैंकिंग वाला है, इसमें सिर्फ थ्योरी, इसमें कुछ खास है नहीं। अगर ये सब कर लेते हो तो कुछ मार्क्स तो यहीं से क्लियर हो जाते हैं आपके। सबसे इजी यूनिट्स है, तो क्यों ना पहले मार्क्स सिक्योर कर ले हम इजी यूनिट्स में, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम बैंकिंग के साथ में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग का बेसिक, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फिर रेपो रेट एंड रेपो रेट वर्सेस बैंक रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, फिर हम पढ़ेंगे। ये सब तो हो गए रेपो रेट से रिलेटेड टर्म्स, अलग अलग है ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, आपको अगर कोई डाउट है तो। फिर हम सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेंट्रल बैंक पढ़ लिया है, बचता है कमर्शियल बैंक पढ़ लिया, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर हम एलआरआर और सीआरआर, फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, फिर ये दोनों टर्म्स पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि मनी क्रिएट कैसे करते हैं कमर्शियल बैंक। फिर हम मनी क्रिएशन कवर करेंगे। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई का, हम वो पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक्स मनी सप्लाई कैसे करते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर? आपको पता चल गया इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, राइट। अब देखिए कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज, और लोन देते हैं लोगों को फॉर इन्वेस्टमेंट टू अर्न प्रॉफिट। लोन किस लिए देते हैं? कि उस लोन को लोग कहीं पे इन्वेस्ट करें और उनको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प हो। इन शॉर्ट ये क्या लेते हैं आपसे? ये आपसे लेते हैं डिपॉजिट्स, आप पैसा जमा कराते हो बैंक में, और ये आपको क्या देते हैं? लोन्स। ये फंक्शंस किसके हैं? कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस में आ जाते हैं। फिर देखिए प्रॉफिट कैसे, बैंक्स प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक है तो उनका तो मेन मोटिव क्या रहेगा कि वो प्रॉफिट अर्न करें। कोई भी मार्केट में इसलिए थोड़ी बैठा है कि वो सिर्फ आपको आपसे पैसा ले और लोन पकड़ा दे। उसका क्या फायदा है? इतना जो स्टाफ बैंक में लगा के रखा है, इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज है बैंक के, उनको भी तो सैलरी देनी होती है, बैंक के खुद के भी खर्चे होते हैं, फिर खुद भी प्रॉफिट अर्न करना है उसे। तो कैसे? जो लोन पर इंटरेस्ट देता है ना बैंक, उसमें से जो डिपॉजिट्स पर बैंक इंटरेस्ट देता है उसको माइनस कर दो, उसका बच गया प्रॉफिट। इन शॉर्ट ये डिपॉजिट पड़ा, ये लोन पड़ा। डिपॉजिट पे वो आपने पैसा जमा कराया बैंक में, आपको इंटरेस्ट मिल गया, राइट। इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स, जिसने डिपॉजिट कराया होगा उसको इंटरेस्ट मिल गया, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बैंक क्या कहेगा कि हम डिपॉजिट पे 2% इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बैंक से लोन लोगे तो बैंक आपसे कितना चार्ज करेगा? 5%। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट ले लिया लोन पे, ये लोन पे इंटरेस्ट है 5%, ये डिपॉजिट पे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, कितने का फर्क है? 3%। ये 3% कौन खा गया बीच में? बैंक। तो ये बैंक का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर हुआ? वो आपको जो पैसा आप जमा कराते हो उस पर आपको कम ब्याज देते हैं, लेकिन जब आप पैसा उनसे लोन में लेते हो ना तो आपसे ज्यादा ब्याज ले लेते हैं। और बीच क्यों ज्यादा ले रहे हैं? बीच में वो प्रॉफिट बना रहे हैं अपना, आप ही का पैसा आप ही को लोन में दे रहे हैं, राइट। आपको जब लोन देते हैं तो आपसे ज्यादा ब्याज मांगते हैं, जबकि आपने जो पैसा उनको डिपॉजिट करा के दिया है कि आपके बैंक में, आपने भी तो कुछ ना कुछ जमा कराया है बैंक में, उसके ऊपर आपको ब्याज कम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर जा रहे हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स के? कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या है?
यहाँ देखिए, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स लेते हैं किससे? पब्लिक से। कौन से डिपॉजिट्स हो सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। दूसरे डिपॉजिट्स क्या है? सेविंग डिपॉजिट। फिर फिक्स डिपॉजिट, एफडी कराते हो आप। एक फंक्शन तो ये हो गया कमर्शियल बैंक का। दूसरा फंक्शन एडवांसिंग लोन्स, लोन्स देते हैं लोगों को। तो कमर्शियल बैंक के अगर आपसे बेसिक फंक्शंस पूछे जाए तो क्या होते हैं? पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना और पब्लिक को लोन्स देना, ये क्या है? कमर्शियल बैंक के फंक्शंस है। अब देखिए सेंट्रल बैंक क्या कहता है। सेंट्रल बैंक क्या है? अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that have control over the creation and redistribution of money as well as credit creation। इसका क्या होता है? कंट्रोल होता है किस पे? मनी क्रिएशन और मनी डिस्ट्रीब्यूशन पे, साथ साथ क्रेडिट क्रिएशन पर भी। सेंट्रल बैंक कौन होता है? आपका सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया में? आरबीआई। आरबीआई क्या है? बैंकर्स का बैंक है, जितने भी बैंक है उनका बैंक है। कमर्शियल बैंक्स को भी तो एक बैंक की जरूरत पड़ती है। कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा पड़ा होता है वो क्या करता है? वो आरबीआई में जाके जमा करा देता है। और आरबीआई से भी, जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है ना, ऐसे ही सेम क्या करता है आपका बैंक? आरबीआई में जाके पैसा डिपॉजिट कराता है और उनसे ब्याज लेता है। आपको समझ आया? जैसे आपके लिए बैंक क्या है, ऐसे ही बैंकों के लिए आरबीआई है, वो उनका बैंक है। आपका बैंक, आपका अकाउंट होगा एसबीआई, पीएनबी, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक, अलग अलग बैंक है आपके, और उन सारे बैंक्स का भी एक बैंक है, कौन? आरबीआई। तो आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक, सबसे ऊपर है, वो सबको कंट्रोल करता है। फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, करेंसी इशू करता है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल सपोर्ट से लेके, अगर बैंक लोन लेने से लेके जो भी चाहिए, एडवाइजर, वो सारे काम कौन करता है? आरबीआई करता है। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स जितने भी बैंक है उनका बैंक है, और इसका सुपरवाइजरी रोल होता है, सबको कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, क्रेडिट को कंट्रोल करता है कंट्री के अंदर। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कभी कभी बैंक दिवालिया हो जाते हैं, आप बैंक में पैसा क्यों जमा कराओ? आप पैसा जमा कराओ, कल को बैंक भाग जाए, आप क्यों ट्रस्ट करोगे बैंक पे? आप ट्रस्ट क्यों करते हो? क्योंकि आरबीआई कहता है मैं लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट हूँ, कल को अगर ये भागते हैं तो मेरी गारंटी है आपको, आपका पैसा मुझसे मिलेगा। आरबीआई ने गारंटी दे रखी है ना, इसीलिए जाके आप बैंक में जमा करा देते हो। वरना अपनी मेहनत की कमाई आप बैंक पर यकीन क्यों करोगे? क्यों ट्रस्ट करोगे? कल को बैंक छोड़कर भाग जाए आपको तो। क्यों करते हैं हम ट्रस्ट? क्योंकि आरबीआई ने गारंटी दी है। आरबीआई ने कहा है कि कल को अगर बैंक आपका पैसा देने में इनकैपेबल है, असक्षम है, तो मैं आपका पैसा दूंगा। फिर कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो किसके पास रहता है? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास सारे का सारा फॉरेन एक्सचेंज जमा रहता है, और कंट्री में जो भी कस्टडी है फॉरेन एक्सचेंज की, वो आरबीआई के पास। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस क्या मतलब है इसका? जो भी इंटर बैंक क्लेम्स होते हैं उनको कौन क्लियर करता है? वो आरबीआई के थ्रू क्लेम्स होते हैं, राइट? इंटर बैंक क्लेम, दो बैंक्स के बीच का क्लेम कौन सेटल करता है? आरबीआई करता है। फिर है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रेपो रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन रेज शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। शॉर्ट टर्म लोन कौन ले रहा है? कमर्शियल बैंक्स को। किससे मिल रहा है? सेंट्रल बैंक से मिल रहा है। रेपो रेट क्या रेट है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट का रेट है जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई by selling securities or bonds with an agreement to repurchase the securities on a certain date at a predetermined price. The rate of interest charged by the central bank on cash borrowed by commercial banks is called repo rate. राइट तो क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज समझ लो या बॉन्ड्स समझ लो, एक तरह से एग्रीमेंट साइन करता है कमर्शियल बैंक कि ये सिक्योरिटी आप अपने पास रखो, मैं एक कोई तारीख बता देता है कि मैं अगले महीने की इस तारीख को आपको पैसा दे दूंगा और सिक्योरिटीज वापस ले जाऊंगा, पैसे के साथ साथ आपको मैं ब्याज भी दूंगा। उस ब्याज को क्या बोलेंगे हम? रेपो रेट बोलेंगे। उस ब्याज को क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है, राइट?
भाई ऐसे ही तो है नहीं कि आप जाओगे कोई किसी से लोन मांगो, कोई आपको लोन दे देगा, ले देगा क्या? नहीं, उसको क्या चाहिए? गारंटी चाहिए उसको। वो क्या कहेगा? कुछ गिरवी रखो मेरे पास। तो सेम बात आरबीआई बोलता है कि मैं आपको पैसा क्यों दूं? बैंक को यही बात आरबीआई बोलता है, तो बैंक क्या कहेगा? फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट है कोटक में, तो कोटक महिंद्रा क्या कहेगा कि मेरे पास ये सिक्योरिटीज है, आप ये अपने पास रख लो, मैं आऊंगा अगले महीने आपका पैसा लोन का, साथ में आपका इंटरेस्ट रेट जो क्या है, रेपो रेट, यानी कि लोन के साथ साथ मैं आपका रेपो रेट भी दे दूंगा और अपनी सिक्योरिटीज वापस ले जाऊंगा। तो जिस रेट पे वो ब्याज लग रहा है उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट में जिसमें कमर्शियल बैंक्स हैं और आरबीआई से लोन लेते हैं सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर, और उस लोन के ऊपर जो ब्याज लगता है उस ब्याज की दर को, उस इंटरेस्ट रेट को आप रेपो रेट बोलते हो। फिर है सेंट्रल बैंक्स यूजुअली इंक्रीज द रेपो रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री में महंगाई बढ़ गई है, जब महंगाई बढ़ती है तो बैंक क्या करते हैं? रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। सॉरी, बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा। बताइए अब क्या फर्क पड़ेगा इससे? जब रेपो रेट बढ़ गई है इसका मतलब अब बैंक्स को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को। अब कोटक महिंद्रा लोन लेकर आता है आरबीआई से, तो उसको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो कोटक महिंद्रा क्या कहेगा? भाई हम नहीं लेते हैं लोन, हम अभी के टाइम पे ऐसे ही काम चला लेते हैं, वरना ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और हमें नुकसान होगा, खर्चा ज्यादा आएगा। राइट? तो क्यों बढ़ा दी जाती है ये ब्याज? इन्फ्लेशन के टाइम पर, महंगाई के टाइम पर ये ब्याज दर क्यों बढ़ा देते हैं? इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाई जाती है? ये रेपो रेट क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि बैंक्स कम लोन ले आरबीआई से। कम लोन लेंगे तो बैंक के पास कम, कोटक के पास कम पैसा रहेगा, कम पैसा रहेगा तो कम लोन देगा लोगों को। लोगों के पास कम लोन होगा तो वो, उनके पास पैसा कम रहेगा, लोगों के पास पैसा कम है, उनके पास परचेजिंग पावर कम रहेगी। परचेजिंग पावर कम रहने का मतलब है वो कम चीजें डिमांड करेंगे, और जब वो चीजें डिमांड ही नहीं करेंगे कंट्री में तो महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। आपको नहीं क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखो। ये है कोटक बैंक, ये है आरबीआई। अब है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन। कोटक क्या करेगा? इसके पास जो भी कैश पड़ा होगा ये क्या करेगा? भाई इसके पास कैश है या बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ये क्या करेगा? लोन दे देगा। किसको? पब्लिक को। और पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक के पास क्या आ जाएगा? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी पब्लिक की। ज्यादा लोन मिलेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा खर्च करेंगे। ये बढ़ गई परचेजिंग पावर। अब ये क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे। कंट्री में तो सप्लाई पहले, और इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है? सप्लाई से ज्यादा डिमांड होती है। इन्फ्लेशन के टाइम पर सप्लाई से ज्यादा डिमांड होती है। कंट्री में जितना प्रोडक्शन है उससे ज्यादा सामान मांगने वाले हैं। महंगाई के टाइम पर यही तो होता है। महंगाई कैसे बढ़ती है? प्याज के भाव कैसे बढ़ जाते हैं एकदम से, कि प्याज कम पैदा हुई है लेकिन खरीदने वाले इतने ज्यादा हैं कि काला बाजारी होनी शुरू हो जाती है। वही प्याज जो 20 रुपए किलो मिलने वाली प्याज 200 रुपए किलो पहुंच जाती है ना? 40 रुपए किलो वाली चीनी कहाँ जाती है? 150, 200, 250 क्रॉस कर जाती है। कैसे कर जाती है? काला बाजारी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंट्री में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। कुछ लोग करते नहीं है, स्टोर कर लेते हैं, है ना, प्याज चीनी वगैरह को, उनके ऊपर फिर रेड भी पड़ती है, छापेमारी होती है। क्यों? वो लोग स्टोर कर लेते हैं कि सामान पहुंचेगा नहीं बाजार में, तो एकदम से लोगों में ये टेंशन क्रिएट हो जाएगी ना कि पता नहीं, नहीं मिल रहा है, अभी लेकर रख लेते हैं, आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी 10 किलो खरीद कर रख लो। तो वो इस तरह से मैनिपुलेट करने के लिए, जानबूझकर महंगाई की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए सामान छुपा कर रखते हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, और उनको क्या पड़ता है? छापेमारी होती है ऐसे केस में। तो यहाँ पे महंगाई के टाइम पर यही होता है। क्या होता है? कंट्री में सप्लाई कम है सामान की, लेकिन उसकी डिमांड करने वाले ज्यादा है। डिमांड करने वाले ज्यादा है तो क्या कहेंगे कि ठीक है, आप क्या बोलोगे? प्याज का दाम है 50 रुपए, आप कहोगे कहीं पे मिल नहीं रही है, तू एक काम कर, मेरे को 4 किलो दे दे, मैं तेरे को 50 की जगह 60 रुपए देने को तैयार हूँ। कोई और आ जाएगा, कोई कहेगा नहीं मेरे से 70 ले ले, मेरे से 80 ले ले। ऐसे कर करके क्या होगा? सामान का दाम आसमान छूने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड करने वाले, खरीदने वाले लोग ज्यादा है, बेचने वाला कम है। क्या हो गई? कंट्री में महंगाई होगी। तो अब आरबीआई क्या कहेगा कि रेपो रेट है ना उसको बढ़ा दो। आरबीआई क्या करेगा? लोन महंगा कर देगा। अब कोटक महिंद्रा जब जाएगा लोन लेने के लिए आरबीआई के पास, तो क्या करेगा? ये लोन कम लेगा या फिर लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने
रेपो रेट बढ़ा दी, ज्यादा ब्याज पर पैसा दे रहा है वो। अब पहले मान लीजिए वो 5% ब्याज लेता था, अब कहता है मैं 10% ब्याज लूंगा। अगर लेना है तो लो वरना मत लो। आरबीआई ये बोलेगा किसको? कोटक को बोलेगा। तो कोटक या तो लेगा ही नहीं, लेगा तो बहुत कम लेगा। जब वो ब्याज वहां से लोन नहीं लेगा तो यहाँ पे पब्लिक को लोन नहीं दे पाएगा। पब्लिक को लोन नहीं दे पाएगा तो पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, और डिमांड नहीं करेगी तो सप्लाई डिमांड के इक्वल आ जाएगी और कंट्री में इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना, मैं दोबारा से इसको वीडियो बनाकर दूंगी आपको। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से लेके कंट्री के अंदर कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब समझ आएगा आपको। पूरा इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाता है, मैक्रो, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्लास और लेंगे। अब आ जाइए रिवर्स रेपो रेट पे। रेपो रेट पढ़ लिया। रेपो रेट कौन सा रेट है? जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई से। तो रिवर्स क्या हो गया? उल्टा। उल्टे से मतलब कमर्शियल बैंक्स है वो कुछ अपना सरप्लस फंड होता है ना, फालतू पैसा होता है उनके पास, जब तो आरबीआई में जमा करा देते हैं, और आरबीआई उस पैसे पर क्या देता है? उनको इंटरेस्ट देता है। उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। राइट? तो रिवर्स रेपो रेट को अगर आप इंक्रीज करोगे ना तो क्या होगा? डिक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड वाइस वर्सा विद अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एंड इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट means that commercial banks will get more incentives to park their funds with the RBI, thereby decreasing the supply of money in the market. अब बैंक्स को क्या है कि अगर वो पैसा जमा कराएंगे आरबीआई में तो उनको ब्याज ज्यादा मिलेगा पहले की बजाय। वो क्या करेंगे? अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई में जमा करा देंगे, लोन नहीं देंगे लोगों को। अपने पास ना तो पैसा रखेंगे ना लोगों को लोन देंगे। वो बैंक कहाँ जमा कराएंगे पैसा? आरबीआई में, क्योंकि वहां से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा उधर जमा करा देंगे, लोगों को लोन मिलेगा नहीं, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा हाथ में। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ आया रिवर्स रेपो रेट? अब आ गया ये बैंक रेट, या बोलते हैं इसको डिस्काउंट रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक्स लैंड टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल। अब आप कहेंगे ये भी इस रेट, ये कौन सी रेट है? ये ब्याज की दर है, इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। अब आप कहेंगे सर रेपो रेट में भी वही होता है, तो बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क क्या है? ये फर्क है कि इसमें कोई कोलेटरल, कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ती। उसमें क्या होता है? रेपो रेट में क्या था? हमने क्या रखी थी? सिक्योरिटीज रखी थी। आपने सिक्योरिटीज नहीं रखी थी? बॉन्ड्स रखे थे, गिरवी रख दिए थे कोटक महिंद्रा ने। कोटक या एसबीआई ने क्या किया? अपने सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स गिरवी रखे तो उसको रेपो रेट के बेसिस पर लोन मिल गया था। बैंक रेट में कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, सीधा सीधा मिल जाएगा। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लैंडिंग टू इन्फ्लेशन आरबीआई रेजिस बैंक रेट। और इसमें भी सेम है जैसे रेपो रेट में होता है, जब बहुत ज्यादा खर्चा या कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो इस रेट को बढ़ा देता है आरबीआई, आपको महंगा लोन मिलेगा। अब महंगा लोन मिलेगा तो क्या होगा? एसबीआई वहां से लोन लेगा नहीं, वहां से लोन लेगा नहीं तो एसबीआई के पास पैसा रहेगा नहीं, पैसा ही नहीं रहेगा तो एसबीआई पब्लिक को लोन नहीं दे पाएगा, पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा, पब्लिक के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, सप्लाई इक्वल टू डिमांड हो जाएगा। राइट? तो ये सारी सिचुएशन सेम ही है। फिर इसमें मैंने नीचे आपको बताया है डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि सप्लाई से कम डिमांड। कंट्री में सप्लाई तो ज्यादा है लेकिन लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, मंदी की सिचुएशन आ गया, तो ये डिफ्लेशन हो गया। तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा, गिरा देगा बैंक रेट को। अब लोन ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहता है वो बैंक्स को, ताकि बैंक्स ज्यादा से ज्यादा लोन दे पब्लिक को, और पब्लिक के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड तब तक बढ़ानी है जब तक सप्लाई के इक्वल डिमांड ना आ जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो कंट्री में फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। राइट? अब देखिए बैंक रेट और रेपो रेट के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, कंफ्यूजन को दूर करेंगे यहाँ से। तो ये क्या होता है? लोन होता है। रेपो रेट भी लोन से रिलेटेड है,
लेकिन बैंक रेट लोन ऑफर्ड बाय आरबीआई जो लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी सिक्योरिटी के, कोई गिरवी नहीं रखना है, बस आप ले जाओ। रेपो रेट क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या कोई सिक्योरिटी आपको गिरवी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज रखी जाती हैं गिरवी लोन के अगेंस्ट में। फिर आइए बैंक रेट में, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट, और रेपो रेट को क्या बोलते हैं? रीपर्चेज रेट बोलते हैं। बैंक रेट है डज नॉट अलाउ एनी फैसिलिटी फॉर रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें कोई सिक्योरिटीज को गिरवी रखा ही नहीं तो खरीदने की बात भी नहीं हो रही। जबकि रेपो रेट में क्या होता है? बैंक ने क्या बोला, कोटक बोला कि मेरे बॉन्ड्स रख लो, मैं फलानी तारीख को आकर आपसे अपने बॉन्ड्स ले जाऊंगा और आपका ब्याज और आपका लोन आपको वापस पे कर दूंगा। तो यानी कि रीपर्चेज का एग्रीमेंट होता है कि मैं अपनी सिक्योरिटीज वापस ले जाऊंगा आपसे, होता है ना। बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज को गिरवी रखा ही नहीं है। क्यों लिया जाता है? बैंक रेट किस सिचुएशन की बात करता है? जब इमीडिएट कैश क्रंच, बहुत जल्दी है, आपको कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि बैंक को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, तो वो बैंक रेट पे लोन उठा लेता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स पे, आपको छोटे से थोड़े समय के लिए लोन चाहिए, 1-2 महीने या ऐसे कुछ साल भर से कम टाइम के लिए आपको लोन चाहिए, तो आप रेपो रेट पे लोन उठाओगे। फिर आइए सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। सेंट्रल बैंक क्या होता है? अपेक्स बैंक होता है, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री, सारे बैंक्स का बैंक होता है ये। कमर्शियल बैंक्स किसके? आरबीआई या सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में काम करता है। ठीक है, फिर सेंट्रल बैंक के साथ में ना आरबीआई लिख लो। आरबीआई क्या करता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेता है, कमर्शियल बैंक्स को ही लोन देता है, जनरल पब्लिक के साथ कभी डील नहीं करता। आरबीआई जनरल पब्लिक के साथ कभी डील नहीं करेगा, जबकि कमर्शियल बैंक से वो जनरल पब्लिक के साथ ही डील करेंगे। फिर ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगा। आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को पूरे कंट्रोल में रखता है, जबकि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? सिर्फ मनी सप्लाई में हेल्प करते हैं, सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, इनका कुछ खास कंट्रोल मनी सप्लाई पे नहीं होता है। फॉरेन एक्सचेंज को कस्टडीन टू फॉरेन एक्सचेंज, सारे फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रखता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग करता है। क्यों? एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करने के लिए। मैं आपको एक्सचेंज रेट का मैनिपुलेशन समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मानिए कि आपके रुपए की कीमत कम है, राइट, रुपए की कीमत गिर रही है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई के पास डॉलर पड़े होंगे, वो इकोनॉमी के अंदर डॉलर्स देना शुरू कर देगा। वो डॉलर्स, फॉरेन करेंसी पड़ी रहती है, आरबीआई के पास भी फॉरेन करेंसी होती है, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी होती है। जैसे ही रुपए की कीमत गिरनी शुरू होती है, आरबीआई क्या करेगा? मार्केट के अंदर डॉलर लाना शुरू कर देगा, मार्केट के अंदर डॉलर बेचना शुरू कर देगा। अब क्या होगा? जैसे जैसे डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, आपने सप्लाई और डिमांड में पढ़ा होगा, जैसे जैसे इसकी सप्लाई बढ़ेगी इसकी डिमांड कम होगी और ऑटोमेटिकली हमारे रुपए की कीमत या तो गिरनी बंद हो जाएगी रुपए की कीमत, या हमारा रुपए बढ़ना शुरू कर देगा। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? जब आरबीआई या सेंट्रल बैंक खुद मार्केट में उतर कर करेंसी के कीमत या एक्सचेंज रेट जो होता है उसको मैनिपुलेट करता है, तो उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। जब एक्सचेंज रेट को खुद सेंट्रल बैंक मैनिपुलेट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस तरीके से उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिर आइए, कमर्शियल बैंक्स कभी फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी नहीं रखते हैं और ये सेल एंड परचेज, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की सेल और परचेज करते हैं, लेकिन किस मोटिव के साथ? प्रॉफिट कमाने के लिए। सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की सेल और परचेज में डील करते हैं ये, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए। ये नोट्स इश्यू करता है आरबीआई, क्या करेगा? करेंसी इश्यू करेगा। कमर्शियल बैंक्स करेंसी कभी इश्यू नहीं करते, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो सेंट्रल बैंक का फोकस क्या रहेगा? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ और स्टेबिलिटी लेकर आना, जबकि कमर्शियल बैंक्स का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जो कमर्शियल हो गया उनका तो मेन एम ही होता है प्रॉफिट। फिर आइए एलआरआर या लीगल रिजर्व रेशियो, क्या होता है? मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स लीगली रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्व्स।
SLR एंड विद द सेंट्रल बैंक CRR। तो LRR क्या होता है? मिनिमम रेशियो किसका? डिपॉजिट्स का, लीगली रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। LRR एक मिनिमम रेशियो होता है कमर्शियल बैंक्स को, जो कि मेंटेन करना पड़ता है एक मिनिमम डिपॉजिट विद themselves। इसके अंदर दो होते हैं, क्या होता है? एक SLR और एक होता है CRR। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? LRR। तो मिनिमम एक डिपॉजिट अपने पास मेंटेन करना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई आपको 10%, जितने भी आपके पास फंड्स आएंगे उसका 10% आपको रिजर्व रखना है अपने पास। रिजर्व क्यों रखना है? आप बहुत बार ऐसा नहीं होता, आप जाते हो 50,000 दे दो बैंक के पास, अपना पैसा विड्रॉ करने जाते हो, 50,000 मांगते हो, बैंक दे देता है। अब 5 लाख मांगोगे, बैंक दे पाएगा नहीं। बैंक क्या कहेगा? अब थोड़ा रुको, या फिर आप कल आकर लेकर जाओ। आज फंड्स नहीं है बैंक के पास। बैंक अपने पास बहुत कम फंड्स रखता है, वो जितना पैसा आता है सारा किसी ना किसी को लोन दे देता है। वो अपने पास पैसा नहीं रखता है, वो लोन दे देता है। वो थोड़ा बहुत पैसा रखता है कि लोग इन केस मांगने आ जाएं तो मुझे, बस उसी पैसे से डील करता रहता है। कुछ जमा कराने आते हैं, कुछ लेने आते हैं, कुछ जमा कराने आते हैं, कुछ लेने आते हैं, तो उसी में हो जाता है इसका काम। लेकिन आप एकदम से 5 लाख मांग लोगे या 50 लाख मांग लोगे तो बैंक टाइम मांग लेता है कि एक दिन का टाइम दो, हम आपको कल देंगे या परसों देंगे, अभी कैश नहीं है बैंक के पास। तो ये क्या होता है? LRR वो मिनिमम रिजर्व होते हैं जो बैंक को अपने पास मेंटेन करने पड़ते हैं विद themselves। खुद के साथ जो मेंटेन करता है उसको SLR कहते हैं, और जो मिनिमम बैलेंस उसको RBI में जमा कराना है उसको CRR कहेंगे। ये दोनों उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। उसको कम से कम पैसा अपने पास रखना पड़ेगा और कम से कम पैसा उसको CRR वाला पैसा उसको RBI में जमा कराना पड़ेगा, और इन दोनों को हम बोलेंगे लीगल रिजर्व रेशियो LRR। तो CRR क्या रहेगा? कैश रिजर्व रेशियो, परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच दे मस्ट कीप एज कैश रिजर्व्स विद RBI। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होंगे जो उसके पास, जितना पैसा टोटल जमा हुआ होगा कमर्शियल बैंक के पास, उसका कुछ पैसा कैश रिजर्व उसको RBI के पास रखना है। उसका कुछ परसेंटेज। कौन बताएगा कितना परसेंटेज? RBI बताएगा कितना परसेंट पैसा मेरे पास जमा कराओ। क्यों? कल को बैंक दिवालिया हो जाए तो कौन आएगा? RBI तो आएगा उसको बचाने, तो उसको कुछ पैसा RBI में जमा करा के रखना पड़ता है ऐसे बुरे वक्त के लिए। तो SLR क्या रहेगा? ओके, SLR लिक्विड जो एसेट्स होती है ना, वो कमर्शियल बैंक्स को होल्ड करके रखनी पड़ती है विद themselves ऑन अ डेली बेसिस पे एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है लिक्विड एसेट्स के रूप में। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। भाई थोड़े बहुत पैसे से डील करने के लिए तो खुद ही ऐसा थोड़ी कि भाई वो जाएगा RBI के पास जाएगा, कोटक महिंद्रा कहेगा मेरे से 5 लाख मांगने आ गए, मेरे पास नहीं है, आप दे दो। ये कहीं अच्छा लगेगा कि RBI के पास जाए 5 लाख रुपए के लिए? तो कुछ मिनिमम पैसा अपने पास भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं बात बात पे आप जाके RBI के पास हाथ फैला दोगे, नहीं। तो कुछ पैसा, जो मिनिमम पैसा आपको अपने पास रखना पड़ता है, एक फिक्स्ड रिजर्व। ये भी कौन डिसाइड करता है? RBI बताएगा कितना पैसा रखना है, कितना परसेंटेज रखना है। टोटल डिपॉजिट्स का कितना परसेंटेज रखा जाएगा, कौन बताएगा? RBI बताएगा। तो जो लिक्विड एसेट्स की बात हुई है कि इतनी लिक्विड एसेट्स आपको रखनी है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? कैश, गोल्ड, अच्छा, अनकैम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अगेंस्ट विच नो लोन्स हैव बीन रेज्ड। वो सिक्योरिटीज जिनके ऊपर अभी तक बैंक ने कोई लोन नहीं उठाया होगा, ऐसी कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ेंगी, कुछ गोल्ड, कुछ कैश रखना है। ये किस में आएंगे? SLR में आएंगे। SLR कौन बताएगा? RBI बताएगा कितना SLR रखना है आपको अपने पास। तो मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स कैश रिजर्व्स मल्टीप्लाई टू बिकम डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। यस, जस्ट अ मिनट। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स कैश रिजर्व्स, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। यस, तो कैश रिजर्व्स, कितना नंबर ऑफ टाइम्स आप क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो मनी मल्टीप्लायर से, ये कौन बताता है? ये आपको मनी मल्टीप्लायर से पता पड़ेगा कि CRR दे रखा है। CRR जब दे रखा होता है तो कितना आप मल्टीप्लाई करके मनी क्रिएट कर सकते हो, किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर। तो स्टार्ट करें।
क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला रहेगा? ये मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला रहता है? मनी, इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर को, राइट। इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। CRR गिवन रहता है आपको क्वेश्चन में, और 1/CRR करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल CRR कितना है? 10%। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? K। मनी मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं? K से डिनोट करते हैं, K/1/10%। तो परसेंटेज है, तो K इक्वल टू 1/10/100। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 किया, अब 100 ऊपर चला जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 100/10। तो K कितना आ गया? 10। यानी कि जितना डिमांड डिपॉजिट है, जितना कैश रिजर्व उसने रखा, उस बेसिस पर वो कितना 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई कर पाएगा। CRR जब गिवन रहता है तो आप निकाल सकते हो कि कितनी बार मनी मल्टीप्लायर हो सकता है, कि मनी मल्टीप्लायर कितना रहेगा, कितनी बार आप मनी को मल्टीप्लाई कर पाओगे, कितनी बार आप फंड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप 10 बार मल्टीप्लाई कर पाओगे इस केस में। ठीक है, चलिए आपको मनी मल्टीप्लाई मैंने समझाया। अब मैं आपको बताऊंगी मनी क्रिएशन कैसे होता है, राइट। मनी क्रिएशन कैसे होता है, कैसे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो लोन्स देते हैं, और कैसे वो जितना फंड नहीं होता है उससे ज्यादा लोन उठा देते हैं। कैसे करते हैं? इतना टैलेंट कैसे लेकर आए वो? फॉर एग्जाम्पल, कंट्री में एक ही बैंक है, ABC बैंक। बैंक के पास आए टोटल कितना? 10,000 डिमांड डिपॉजिट आया, 10,000 डिपॉजिट आ गया, राइट। अब आपका CRR क्या है? 10% है। CRR का मतलब है कि 10% आपको रखना है हर बार, जितनी बार डिपॉजिट आएगा उसका 10% रख लेना है, बाकी फिर से लोन दे देना है। तो पहली बार में, चलिए यहां से नहीं करेंगे, हम नए स्लाइड पे करेंगे, राइट। तो यहां देखिए, सबसे पहले आप रखिए डिपॉजिट, फिर आप रखेंगे क्या? CRR, और फिर आप रखेंगे लोन। पहली बार में डिपॉजिट कितना आया? 10,000 आया। 10,000 का कितना परसेंटेज है? CRR, CRR है 10%। 10,000 का 10% कितना रहेगा? 1,000। तो बैंक क्या करेगा? 1,000 अपने पास रख लेगा। लोन कितना लोन दे देगा? 9,000 लोन दे देगा। अब ये जो लोन दिया है, बैंक कैश में कभी नहीं देता, बैंक कभी कैश में लोन नहीं देता। बैंक क्या कहेगा? आपको आपको क्या दे देगा? बैंक आपको चेक दे देगा। वो चेक आप कहाँ डिपॉजिट कराओगे? फिर से बैंक में ही डिपॉजिट करा रहे हो, क्योंकि कंट्री में एक ही बैंक है, तो उसी बैंक में डिपॉजिट कराओगे ना। जिसने लोन उठाया है वो उसी बैंक में डिपॉजिट कराएगा। उसने बैंक में कितना जमा करा दिया? 9,000। अब हर डिपॉजिट का 10% रखना है, इसका 10% कितना हो गया? 900। अब बैंक फिर से 900 रख के कितना लोन दे देगा? किसी और इंसान को दे देगा। कितना लोन? 9,000 में से 900 माइनस कर दो, 8,110। अब ये लोन जब बैंक ने दिया, ये भी कैश में नहीं दिया, बैंक कभी कैश में लोन नहीं देता। बैंक क्या करेगा? चेक दे देगा। तो ये एक ही बैंक है कंट्री में। अब जिसने ये चेक लिया है वो फिर से क्या करेगा? इसी बैंक में जमा करा देगा, 810। अब इसका 10% रख लो रिजर्व में, तो 81 रुपए रख के बैंक कितना लोन फिर से उठा देगा? 729 रुपए फिर से लोन दे दिया। अब ये पैसा फिर से बैंक क्या करेगा? अगले राउंड में फिर से बैंक के पास ही आएगा, क्योंकि बैंक ने तो कैश में दिया ही नहीं, बैंक ने तो चेक दे दिया। अब इसका फिर से कितना? 10% बैंक रख लेगा और फिर से लोन उठा देगा। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? जब तक कि सारे के सारे पैसे, जब तक कि ये जीरो नहीं हो जाता। आखिर में 10,000 जो था शुरू में, ये घट घट कर जीरो नहीं रह जाता, तब तक ये चलता रहेगा। और बैंक कितने का लोन देगा टोटल? मैंने क्या कहा था? CRR से पता चल जाएगा बैंक कितने का लोन दे सकता है। तो 10%, 1/10%, यानी कि 1/10 मतलब 100/10 इक्वल टू 10 टाइम्स। कितना रहेगा? 10 टाइम्स वो बैंक क्या करेगा? इशू कर सकता है, राइट। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो जाएंगे? 10,000 तक वो आराम से हर बार वो क्या करेगा? ऐसे ही लोन रख लेगा, ऐसे ही रिजर्व रख लेगा 10%। 10,000 आया था शुरू में, 10,000 का उसने 10% रिजर्व रख लिया और 9,000 रुपए लोन उठा दिया। फिर 9,000 दोबारा आया उसके पास, क्योंकि एक ही बैंक के कंट्री में आया, उसका 10% रख लिया, कितना? 900।
और 810 रुपए फिर से लोन उठा दिया, फिर 810 दोबारा आया, उसका 10% 81 रख लिया, फिर 729 उठा दिया, 729 फिर से आ गया उसी के पास, 729 का 10% रख लिया, बचा हुआ पैसा फिर से उठा दिया। ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा लास्ट तक। कब तक? जब तक यहाँ तक ये जो 729 से ही घट घट कर जीरो नहीं रह जाएगा, तब तक वो उठाता रहेगा। तो कितने राउंड और बन जाएंगे ये तो बहुत सारे राउंड बन जाएंगे, राइट। और एंड में क्या रहेगा? क्या मैंने मल्टीप्लाई और ये सब सही किया है? हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया, सब कैलकुलेशन ठीक है। तो इस हिसाब से बैंक, अगर फॉर एग्जांपल अब आपको निकालना है कि बैंक कितना 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 उठा सकता है, टोटल कितने अमाउंट तक वो उठा सकता है, तो कैसे निकालेंगे? 1/CRR इंटू में कैश रिजर्व्स। तो 1/CRR, CRR कितना है? 10% है। कैश रिजर्व्स कितने थे? कितना कैश रिजर्व था आपके पास? तो कैश रिजर्व कैसे निकालोगे आप? आपके पास डिपॉजिट्स कितने आए थे स्टार्टिंग में? कितना आया था? 10,000 आए थे। आप देखिए, यहां से देखिए, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में कितना आया था, डिमांड डिपॉजिट 10,000 आया था। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करके देखें, फिर कैलकुलेट करोगे तो बैंक कितना लोन उठाएगा? जब तक 1 लाख तक का नहीं उठाएगा। ये जो टोटल है आपका, जितना बार बार ये उठा रहे हो लोन्स और ये सब कर रहे हो, जब तक आपके टोटल डिपॉजिट्स हैं कितना नहीं हो जाएगा, 1 लाख का नहीं बनेगा। यहाँ पे टोटल डिपॉजिट 1 लाख बन जाएगा ऐसे ही, राइट। कैश रिजर्व कितना रह जाएगा आपके पास टोटल? 10,000 का 10%, हर बार वो 10% रखता रहेगा और आखिर में ये करेगा बैंक। आपको यहां से क्लियर हुआ? 1 लाख का उसके पास टोटल डिपॉजिट बनेगा इन द एंड। जब ये डिपॉजिट्स का टोटल करोगे ना इन सबका, तब 1 लाख बनेगा, और 1 लाख का 10% अपने पास रख लेगा। ये मैंने टोटल बता दिया आपको, कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप एक बार को। ये जो मैंने 1 लाख लिखा है ये टोटल है, ये सारे जब इनको सबको ऐड करोगे ना, 10,000 में 9,000 फिर 810, ये सब जब ऐड करते चले जाओगे आप, ये 8100 है बच्चे। यहाँ पे 8100 लोन है, फिर 810 रख लेंगे, फिर 7,290, फिर 7,290 का ये गड़बड़ हो गया 729, ये ऐसे चलेगा, एक जीरो कम कर दिया था। तो ये सबका ऐड करके जब आप निकालोगे एंड में, तो 1 लाख बनेगा। 1 लाख का 10% अगर टोटल कर रही हूँ, इन सबका टोटल कर दो, और भी जितने भी राउंड रहेंगे इसके बाद सबका टोटल करोगे तो 10,000 रिजर्व बचेगा। टोटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 10,000। 1 लाख में से 10,000 का है, बैंक कितने का लोन उठा देगा? 90,000 का। शुरू में बैंक के पास कितने पैसे आए थे? 10,000। 10,000 पे उसने कितने का लोन दे दिया? 90,000। पहला डिपॉजिट कितना हुआ था बैंक के पास? 10,000। उस 10,000 को उसने 90,000 बना दिया। उस 10,000 को बैंक ने क्या किया, यहाँ से होते होते पूरा प्रोसेस करते हुए आखिर में 90,000 बना दिया। उस 10,000 से 90,000 का लोन बना दिया। आपको कैसे पता चलेगा कितने का लोन बनाता है? हमने सीआरआर और कैश रिजर्व से निकाला कि उसके पास टोटल डिपॉजिट 1 लाख रह जाएगा, और 1 लाख में से 10% उसका क्या है? 1 लाख में से 10% उसका क्या है? रिजर्व है। 1 लाख में से 10,000 वो जब रख लेगा अपने पास, उसके बाद वो कितने का? 90,000 तक का लोन उठा लेगा। टोटल 90,000 का लोन उठाएगा, अलग अलग राउंड्स करके। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब आ जाइए आप इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी होती है कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो monetary policy refers to policies and instruments through which the central bank controls the supply of money and credit. मनी या क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल बैंक। इस पॉलिसी में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी में अलग अलग पॉलिसीज और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किसकी? आरबीआई की, जिसके थ्रू वो मनी या क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। और इनको दो कैटेगरीज में आप क्लासिफाई कर सकते हो, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होते हैं?
सारे ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, कंट्री के अंदर टोटल सप्लाई के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव सिर्फ कुछ सेक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्लियर करके बताऊं तो सबसे पहले क्या ऑप्शन दे रखा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर की कीमत है 10 लाख, आप बैंक के पास जाते हो कि मेरा 10 लाख का घर है, मुझे लोन दे दो। बैंक आपको 10 लाख देता है? नहीं, बैंक क्या करता है, आपको 8 लाख देगा या 7 लाख देगा, बीच में 2-3 लाख रख लेगा और आपको इतना ही पैसा देगा। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कल को आप पैसा नहीं दे पाए तो उसको लोन के साथ साथ आपसे अपना इंटरेस्ट भी तो रिकवर करना है। तो सेम ऐसे ही, ये तो बात कर रहे हैं हम आरबीआई की, तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज रखेंगे। जैसे कोटक को लोन चाहिए, आरबीआई के पास है, तो कोटक क्या करेगा, 1 करोड़ की सिक्योरिटी रखेगा। तो क्या उसको 1 करोड़ का लोन मिलेगा? नहीं। आरबीआई क्या करता है, जैसे वो कोटक हमारे साथ करता है, ऐसे ही कोटक के साथ आरबीआई करता है कि 1 करोड़ की सिक्योरिटी पे उसको 80 लाख का लोन देगा। लेकिन जब उसको पता है कंट्री के अंदर महंगाई है, तो उससे को क्या करना है, वो क्या करेगा, लोन्स को महंगा कर देगा। वो चाहता है कि कम से कम लोन दूं ताकि कम से कम लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, लोगों के हाथ में कम से कम पैसा पहुंचे। तो क्या करेगा, कम लोन देना चाहता है वो। 1 करोड़ की सिक्योरिटी के ऊपर वो क्या करेगा, 70 लाख ही देगा। ये क्या थी, मार्जिन था। ये कितने का, 30 लाख का मार्जिन था। और ज्यादा मार्जिन अगर उसको बढ़वाना हो तो क्या करेगा, 50 लाख रख के 50 लाख ही लोन देगा 1 करोड़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि कोटक के पास कम पैसा होगा तो कम लोन देगा लोगों को, कम लोन देगा तो लोगों के पास में कम पैसा रहेगा, कम पैसा रहेगा तो लोग कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। तो इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हेल्प करती हैं कब कंट्रोल करने के लिए। जब उसको मनी सप्लाई बढ़ानी है कंट्री के अंदर तो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम रखेगा आरबीआई। जब उसको मनी सप्लाई कम करनी है कंट्री के अंदर तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देगा, क्योंकि वो लोन्स को डिस्करेज करेगा। वो चाहता है कि लोन ना ले बैंक उसके पास से। फिर आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। कैसे, वो फिक्स कर देगा अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो कह देगा कि यार जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोग लोन ले रहे हैं ना, कि हाउस बनाने का, अपना घर बनाने के लिए लोन लेते हैं लोग, हाउस लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, ये लोन्स महंगे कर दो। वो रेशियो डिसाइड कर देगा कि इन लोन्स को महंगा कर दो, राइट। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, वो नहीं चाहता लोगों का कंजम्पशन बढ़े या लोग डिमांड ज्यादा करें, लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचे। वो क्या कहेगा कि पर्सनल लोन्स है ये महंगे कर दो, बिजनेस वालों को लोन सस्ते दे दो चाहे, लेकिन ये लोन महंगे कर दो। बैंक्स को कौन बोलेगा, आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक्स को। तो ये हो जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। फिर मोरल स्वेज। अच्छा, इसमें क्या सीन होता है कि ये होता है एडवाइस देने का तरीका, कि आरबीआई जाएगा कमर्शियल बैंक्स को कि देखो महंगाई हो रखी है देश में, तुम लोग क्या करो कि लोन्स कम दो लोगों को। ये एक तरीके से हो जाता है बातचीत करके, समझा के, या मनाना। कमर्शियल बैंक्स को मनाने की कोशिश करेगा बिना कुछ और किए, बिना कुछ और ब्याज व्यूज बढ़ाए। कमर्शियल बैंक्स को क्या बोलेगा आरबीआई सीधे सीधे कि देखो देश तुम्हारा भी है, देश हमारा भी है, तो ऐसा करो कि लोन कम करो क्योंकि महंगाई बढ़ रखी है। या फिर जब मंदी आ जाएगी देश में तो जाके कहेगा कि मंदी आ गई, आप ज्यादा से ज्यादा लोन दे दो ताकि लोगों को आसानी हो जाए। अब कमर्शियल बैंक्स की मर्जी हो जाती है इसमें मानने ना माने, क्योंकि उसने सिर्फ रिक्वेस्ट की है। फिर आ जाओ क्वांटिटेटिव पे, बैंक रेट। मैंने बताया था जिस रेट पे लोन लेते हैं कौन, कमर्शियल बैंक्स, किससे, आरबीआई से लोन लेते हैं बिना कोई सामान या गारंटी के, बिना कोई गिरवी रखे कुछ भी। तो क्या करेगा, जब देश में महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो क्या करेगा आरबीआई, बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ाएगा, इसका मतलब बैंक्स उसके पास से कम लोन लेंगे, तो कम लोन लेंगे तो बैंक्स के पास फंड कम होगा, फंड कम होगा तो कम लोन देंगे पब्लिक को भी कम लोन मिलेगा, तो पब्लिक कम डिमांड करेगी, डिमांड कम होगी तो अब ऑटोमेटिकली महंगाई कम हो जाएगी। और अगर मंदी है तो उसका उल्टा होगा। सेम ऐसे ही रेपो रेट। रेपो रेट कौन सा रेट होता है, जब कुछ सिक्योरिटीज गिरवी रखकर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास से लोन उठाते हैं, तो जब उसको लोन्स कम देने, वो चाहता है कि कंट्री के अंदर फंड्स कम से कम जाए, तो क्या करेगा आरबीआई, वो रेपो रेट को भी बढ़ा देगा। महंगाई के टाइम पे रेपो रेट बढ़ा देगा, क्या होगा उससे, कोटक महिंद्रा के पास कम फंड रहेगा, कम फंड होगा, वो कम लोन देगा, कम लोन देगा तो कम लोगों के पास पैसा रहेगा, पैसा कम रहेगा, लोग डिमांड कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
CRR मैंने बताया था 10% CRR रखो भाई, आपके पास इतना आपको हर बार डिपॉजिट्स का इतना पैसा अपने पास रखना है, बाकी पैसा लोन पे उठा दो। जब देश के अंदर महंगाई हो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। 10 नहीं, अब आप 20% रखो, 20% रिजर्व रखो, बाकी पैसा लोन पे उठाओ, और छोड़ो 30% रखो अपने पास और लोन पे उठाओ। मतलब उसको कम से कम लोन देना है पब्लिक को। वो चाहता है कमर्शियल बैंक्स कम से कम लोन दे पब्लिक को, पब्लिक के हाथ में कम से कम पैसा रहे। सेम ऐसे SLR क्या होता है, जो रिजर्व अपने पास रखते हैं बैंक्स, कैश, गोल्ड या फिर सिक्योरिटीज अपने पास नहीं रखते हैं कुछ बैंक्स, बैंक्स को अपने पास भी कुछ पैसा रखना पड़ता है, तो क्या कहेगा, SLR को बढ़ा देगा कि भाई जब अपने पास और ज्यादा से ज्यादा पैसा रखो, यानी कि पब्लिक को कम से कम लोन दो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सिक्योरिटीज की सेल या परचेज। जब देश के अंदर महंगाई है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को सेल करेगा। सेल करेगा लोग, RBI ने सिक्योरिटीज इशू की है, RBI ने बॉन्ड इशू किया है, लोग भागकर खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे, लोगों के पास से क्या चला जाएगा, कैश RBI के पास चला जाएगा, और RBI उनको क्या दे देगा, बॉन्ड दे देगा, उनके हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ा देगा और उनके पास से पैसे ले लेगा। अब उन लोगों के पास क्या है, पास में क्या है, कागज का टुकड़ा है, बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, लेकिन उनके हाथ में कैश नहीं है। अब वो क्या करेंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे, सामान कुछ खरीद नहीं पाएंगे कंट्री के अंदर, तो अपने आप मनी सप्लाई कम हो जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। अगर मार्केट के अंदर, कंट्री के अंदर मंदी है, मंदी होगी तो क्या करेगा, वो खरीदना शुरू कर देगा सिक्योरिटीज, कि मैंने बॉन्ड्स इशू किए थे कभी आपको, वो बॉन्ड्स अब मैं खरीद रहा हूँ, लाओ बेच दो। लोग बॉन्ड्स बेचेंगे, लोगों के हाथ में कैश आएगा बदले में, RBI उनसे सिक्योरिटी खरीद रहा है तो बदले में उनको कैश दे रहा है, तो कैश लोगों के हाथ में आएगा, लोग क्या करेंगे, अब खर्च करेंगे वो पैसा, वो खर्च करेंगे तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे सामान की, डिमांड होगी तो सप्लाई और डिमांड इक्वल होगी, और क्या होगा, मंदी कम हो जाएगी। देश में मंदी की हालत थी, लोग खरीद नहीं रहे थे सामान, अब पैसा आएगा तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स। बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कैश डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स बाय जनरल पब्लिक, जो कैश डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक के पास। सेकेंडरी डिपॉजिट्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय बैंक, जब बैंक, इनको बोलते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट, बैंक्स लोन देती है। मैंने आपको बोला बैंक कभी भी कैश में लोन नहीं देती, बैंक कभी कैश में लोन नहीं देती, बैंक चेक देती है, वो लोन आपने बैंक से लिया और कहाँ जमा कराया, चेक बैंक में ही जमा करा दिया, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया, ये प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है, आपने कैश जमा नहीं कराया बैंक में, नहीं, आपने बैंक से लोन लेकर और वो बैंक में ही जमा करा दिया, वो क्या हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट क्या रहेंगे, टोटल डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के पास टोटल डिपॉजिट कैसे निकालोगे आप, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, कैश वाले डिपॉजिट प्लस लोन वाले डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस, प्राइमरी होता है जब कस्टमर मनी या कैश जमा कराता है अकाउंट खोलकर बैंक में, सेकेंडरी जब लोन या एडवांसेस, जब बैंक लोन देता है कस्टमर्स को, तो वो जो लोन है वो बैंक में ही जमा होता है, क्योंकि कैश में तो देता नहीं, चेक देता है, चेक उनको बैंक में जमा कराना पड़ता है, तो ये क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट में क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता है कोई भी, जैसे क्या होते हैं, फर्स्ट डिपॉजिट होते हैं, पहली बार आप जाके बैंक में जमा कराते हो, इसमें क्रेडिट क्रिएशन का रोल नहीं है, इसी के बेस पर क्रेडिट क्रिएशन होता है बस। जबकि सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, इसीलिए सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सेविंग्स होते हैं डिपॉजिटर्स की, इनकी सेविंग्स, इन्होंने कोई लोन थोड़ी लिया है, आपने लोन थोड़ी लिया जब आप पैसा जमा करा रहे हो बैंक में जाकर अपने पास से कैश, आपने लोन थोड़ी ले रखा था, नहीं, आपकी खुद की मेहनत की सेविंग्स थी वो। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होती है, ये उधारी का पैसा होता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स, जब आप बैंक से लोन लेते हो बैंक में जमा कराते हो। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए यूनिट के साथ। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।